नमस्कार, साथ की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मैहर में बड़ा सड़क हादसा। दरअसल नहर में एक पिकअप के गिर जाने की वजह से 4 मजदूर नहर की मिट्टी में दब गए बताए जा रहे हैं और 3 को अभी तक सुरक्षित निकाल लिया गया है। एक मजदूर की मौत हो गई है। मंत्री प्रहलाद पटेल ने इस पर दुख जताया। मैहर जिले के रामनगर थाना इलाके में ये घटना हुई है। दरअसल सोशल मीडिया फेसबुक पर एक पोस्ट भी किया गया और इस पूरे मामले की जानकारी देने के साथ इस पर शोक प्रकट किया। मैहर में नहर में एक पिकअप वाहन गिर जाने की वजह से एक मजदूर की जान चली गई और एक दुखद हादसा मैहर में हुआ। कुछ तस्वीरें हादसे के बाद की आपको दिखा रहे हैं और इस हादसे में 3 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया था, जबकि कुल 4 जो मजदूर मिट्टी में दब गए थे उनमें से एक की जान चली गई। और भोपाल से खबर, जहां जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स के मालिक की पत्नी ने जहर खा लिया। पत्नी की हालत गंभीर है। महिला की हालत गंभीर है। प्राइवेट अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया। बुधवार को ईडी की टीम ने इनसे जुड़े ठिकानों पर दबिश दी थी, छापा मारा था। दरअसल चूनाभट्टी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और क्या ईडी की छापेमारी की बात से आहत होकर ये कदम उठाया गया, ये भी फिलहाल जांच का विषय। बहरहाल आपको बता दें कि निजी अस्पताल में एडमिट कर इलाज किया जा रहा है, बचाने का प्रयास जारी है। चूनाभट्टी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां निजी अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है। जयश्री गायत्री फूड कंपनी के मालिक की पत्नी की हालत अभी गंभीर बनी हुई है और डॉक्टर्स का इस पूरे मामले पर अभी कोई स्पष्ट बयान भी नहीं आया है और इंतजार है अगले मेडिकल बुलेटिन का और क्या परिस्थिति रहती है। हालांकि सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि किन परिस्थितियों में जहर खाया गया, क्या वजह थी, तात्कालिक कारण क्या कुछ रहे। इधर भोपाल में बदमाशों ने की है चाकूबाजी। टीला जमालपुरा थाने से कुछ दूरी पर चले हैं चाकू। दरअसल 6 बदमाशों ने एक शख्स को चाकू मारकर घायल कर दिया। मिलिट्री कैंटीन से यह शख्स घर लौट रहा था। यह पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हुई है। मिलिट्री कैंटीन से लौटते वक्त इस व्यक्ति पर हमला कर दिया गया और इससे चाकू मार दिए गए। ये पूरी घटना कहां हुई? जमालपुरा थाने से कुछ दूरी पर। और 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, पूरे 6 बदमाशों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। और देखिए ये तस्वीर, जहां किस तरह से घेराबंदी की गई। स्कूटी पर जा रहे शख्स को घेर कर रोका गया सड़क पर और सड़क पर ही शुरू हो गए बदमाश। दिन दहाड़े सड़क पर चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया। भोपाल की सड़कें इस वक्त अपराध से, साक्ष्य अपराध की बनी हुई हैं और भोपाल की सड़कों से ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली, दिल दहला देने वाली, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली। और इंदौर के पास सांवेर में एक बदमाश ने एक युवती का गला ही रेत दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी पीछे से आया, अचानक इसने चाकू से हमला कर दिया और इस वारदात के बाद वो बैग छोड़कर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी अमन शेख को गिरफ्तार कर लिया है। घायल युवती को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के मुताबिक घटना सांवेर के वार्ड 12 की है। दरअसल पायल नाम की युवती पर अमन शेख नाम के शख्स ने हमला किया। मौके से मिले बैग में अमन के नाम की लिखी हुई किताब बरामद हुई है, उस पर अमन का नाम लिखा हुआ है और पायल चंद्रावतीगंज की रहने वाली बताई जा रही है। कुछ दिनों से ये अपने मामा के घर आई हुई थी। घटना के वक्त बाहर खड़ी हुई थी। आरोपी ने चेहरे हाथ गले पर 4 से ज्यादा वार किए हैं और भाग गया। दोस्ती के लिए ये दबाव बना रहा था। लंबे अरसे से ये युवती को परेशान कर रहा था। इधर बिलासपुर में स्कूल के वॉशरूम में सीसीटीवी लगाने का मामला सामने आया है। आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का यह पूरा मामला, वॉशरूम में सीसीटीवी को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। स्वाभाविक है, जिला शिक्षा अधिकारी ने अब इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। लिंगिया डीह आत्मानंद स्कूल के वॉशरूम में सीसीटीवी लगाया गया है। इसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और निजता का जो हनन है उसका एक प्रत्यक्ष ये उदाहरण है, जहां वॉशरूम के अंदर सीसीटीवी कैमरा किस उद्देश्य से लगाया गया और इस पूरे मामले की फिलहाल जांच के आदेश दे दिए गए।
देखना होगा कि जवाब क्या दिया जाता है। और अगली खबर दुर्ग से, जहां नशे का सामान नष्ट किया गया भिलाई स्टील प्लांट की भट्टी में। आबकारी विभाग ने जो इतनी अलग अलग कार्रवाई के दौरान सामान जब्त किया था, नशे का सामान जब्त किया गया था, उसके नष्टीकरण की कार्रवाई हुई। नारकोटिक्स एक्ट के तहत ये सारा नशे का सामान जब्त किया गया था। दरअसल एक नहीं, दो नहीं, 50 नहीं, पूरे 81 मामलों में जब्त किया गया ये सामान था, जिसे भट्टी में नष्ट किया गया। और तस्वीरें हम आपको दुर्ग से सामने आई जो तस्वीरें वो दिखा रहे हैं। दुर्ग में पहले उस सामान को जेसीबी के नीचे कुचलकर नष्ट किया गया, उसके बाद जो उसके अवशेष बचे उन अवशेषों को भट्टी में जलाकर भस्म कर दिया गया। भिलाई स्टील प्लांट की भट्टी में जलाया गया है और तस्वीरें दोनों ही आपको दिखा रहे हैं। नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। क्या मध्य प्रदेश, क्या छत्तीसगढ़, दोनों ही राज्यों की सरकारों के द्वारा नशे के खिलाफ पूरी तरह से सख्ती बरती जा रही है और ऐसे मामलों में पकड़े गए नशे के सामान को नष्ट किए जाने की ये दो तस्वीरें। इधर रतलाम में बदमाश ने शिवलिंग पर खड़े होकर रील बनाई है और ये कुख्यात बदमाश इमरान अली बताया जा रहा है, जिसकी रील सोशल मीडिया पर अपलोड हुई और बदमाश की इस करतूत से लोग भड़के हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया गया इमरान को। जिला बदर की कार्रवाई प्रशासन करेगा। बदमाश की करतूत से लोगों में भारी गुस्सा है और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि उस बदमाश की आक्रोश में आकर लोगों ने पिटाई भी कर दी थी, हालांकि पुलिस ने बीच बचाव कर उसे बचा लिया। बिल्कुल, देखिए आपराधिक जो है मामला दर्ज किया गया, उसको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ दो आरोपी को जो है पूर्व आपराधिक रिपोर्ट के आधार पर जिला बदर की कार्रवाई की जा रही है। तो इस तरीके से कोई भी अगर कृत्य रहेगा तो उस पर सख्ती। और बढ़ते आगे, दतिया में कुछ युवक सिगरेट के छल्ले उड़ाते हुए दिखाई दिए। इस दौरान गाने के बीच में कट्टा भी लहराते ही नजर आए हैं। इन युवकों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं। दरअसल ये वीडियो एक जन्मदिन पार्टी का बताया जा रहा है और ये वीडियो बडौनी गांव का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जन्मदिन की पार्टी का ये वीडियो, जहां गाना चल रहा है, बैकग्राउंड में कोई धुआं धुआं लिरिक्स आए तो उसे रिलेट करने के लिए यहाँ मौजूद जो पार्टी एंजॉय करने वाले पार्टी एनिमल हैं, उन्होंने तीली जलाकर सिगरेट ही जला ली और धुआं धुआं कर दिया। बिलासपुर में नशे के खिलाफ आबकारी विभाग की टीम ने एक्शन लिया है। दरअसल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महुआ शराब की बरामदगी की और बोरवेल, गड्ढों और झाड़ियों तक में यह शराब छिपाकर रखी गई थी। 10 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। आदर्श आचार संहिता लागू है। उस दौरान चुनाव में खपाने के इरादे से भी शराब अवैध तरीके से छिपाकर रखी जाती है। बड़ी मात्रा में महुआ शराब जब्त। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 10 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इधर पन्ना में सीमेंट प्लांट में हुए हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 15 घायल हैं। आपको बता दें कि मरने वालों में 3 मजदूर बिहार के और एक मध्य प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। प्रशासन से चर्चा करने के बाद फैक्ट्री ने मृतकों के परिजनों को 18-18 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। साथ ही घायलों को इलाज चलने तक उनकी पूरी सैलरी भी दी जाएगी। इस हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने फैक्ट्री के सामने मेन गेट पर चक्का जाम भी कर दिया था। परिजन लगातार पुलिस से फैक्ट्री के अंदर जाने की जिद कर रहे थे और इस दौरान मेन गेट पर भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा, अन्यथा अव्यवस्था फैल सकती थी। आक्रोशित जो परिजन हैं वो तोड़फोड़ भी कर सकते थे। हालांकि व्यवस्था को ठीक तरीके से संभाल लिया गया, लेकिन ये दुखद हादसा, अभी बातचीत करने पर प्रबंधन का वादा ये है कि वो मृतकों के परिवार वालों को 18-18 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देंगे और जो घायल हैं उन्हें 1-1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। और पन्ना सीमेंट कंपनी में हुए हादसे के बाद एक बड़ा अपडेट आया कि जेके सीमेंट हादसे में मृतकों के शव पन्ना पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा दिए गए हैं। और बड़ी खबर, इस बीच बालाघाट में नगरपालिका सीएमओ दिशा
डहरिया के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू के छापे से जुड़ी इस बीच एक बड़ी खबर। ईओडब्ल्यू के छापे में 2.5 करोड़ की काली कमाई का खुलासा हुआ है। छिंदवाड़ा में 3000 और 1500 स्क्वायर फीट के 2 दुकान 2 मकान मिले हैं और साथ ही 30 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने और अन्य सामान बरामद हुआ। आपको बता दें कि दिशा डहरिया के वारा सिवनी छिंदवाड़ा के ठिकानों पर छापा मारा गया था। फिलहाल सीएमओ दिशा डहरिया ईओडब्ल्यू की हिरासत में है। तो एक और मामला काली कमाई के कुबेर का कहा जा सकता है। हालांकि अभी 3 जगह छापेमार कार्रवाई हुई है। ये सीएमओ हैं और छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट में 3 जगह दबिश दी गई, जहां से काफी मात्रा में धन बरामद हुआ। या तो वो आभूषण की शक्ल में है या कैश है। ये कितना कैश कितना आभूषण है उसकी भी डिटेल्स आ रही हैं सामने और अब कार्रवाई अभी फिलहाल चल रही है। ईओडब्ल्यू आगे क्या कुछ कार्रवाई करता है ये भी देखने का विषय होगा। इससे जुड़ी हर अपडेट है लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। और अब खबर रायपुर से, जहां पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के बेटे से पूछताछ हुई है। दरअसल शराब घोटाला मामले में हरीश लखमा से पूछताछ की गई। दस्तावेज लेकर ईडी दफ्तर पहुंचे हरीश लखमा। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष राजू साहू से भी पूछताछ की गई है। साहू के घर ईडी को छापे में एक डायरी मिली थी। इससे जुड़े सवाल जवाब राजू साहू से किए गए हैं और यह सिलसिला शुरू हुआ कवासी लखमा के आवास पर छापेमार कार्रवाई से। उसके बाद हरीश लखमा और अब राजू साहू और भी कई इसमें जो संदिग्ध हैं फिलहाल रडार पर कहे जा सकते हैं, क्योंकि शराब घोटाला का ये पूरा मामला जिसमें पूर्व आबकारी मंत्री और उनके बेटे से पूछताछ और उनसे भी पूछताछ हो रही है, जो इसमें किसी भी तरह से सहयोगी रहे या जिन पर इस तरह के पूरे घोटाले के मामले में सहयोग करने की आशंका भी है, तो जिसमें राजू साहू का भी नाम सामने आया। दस्तावेज लेकर ईडी के दफ्तर पहुंचे हरीश लखमा और पूर्व आबकारी मंत्री के बेटे हैं हरीश लखमा। कवासी लखमा से भी पूछताछ हुई थी और अब आगे राजू साहू से भी पूछताछ के बाद कुछ और तथ्य सामने आने की संभावना है। और भोपाल में 5 साइबर ठग गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल रीगल टाउन अवधपुरी से इनकी गिरफ्तारी हुई है। जूम कार ऐप के जरिए ये ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। करीब 2.5 करोड़ का माल इनके पास से बरामद हुआ है। 2 लग्जरी कार, 1 एसयूवी भी जब्त की गई है। मोबाइल, 5 एटीएम कार्ड्स बरामद किए गए और ठगों से नोट गिनने की भी मशीन बरामद की गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इनका टर्नओवर चल रहा था काफी अच्छे मुनाफे में चल रहा था, लेकिन इलीगल है, गैर कानूनी है, इसलिए इस कार्रवाई का सामना भी अब इन्हें करना पड़ रहा है। जूम कार ऐप के जरिए ये लोगों से ठगी किया करते थे और आप पीछे देख सकते हैं इनके काफ़ी महंगी और लग्जरियस कारें यहाँ पर खड़ी हुई हैं और 50 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन, 50 एटीएम कार्ड्स इनसे बरामद हुए हैं और साथ ही जो गाड़ियों की बरामदगी हुई है वो भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जूम कार ऐप के जरिए ठगी की वारदातों को अंजाम दिया गया था। और रायपुर में आज से बीजेपी का एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू होना है। दरअसल कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए निकाय चुनाव के लिए बीजेपी मेगा प्रचार की तैयारी में जुटी हुई है। इंडोर स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से बीजेपी का यह सम्मेलन शुरू होगा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ मंत्रिमंडल के सदस्य यहां पर मौजूद रहेंगे और करीब 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन में पहुंचने का अनुमान है। महापौर और रायपुर के 70 पार्षदों के पक्ष में प्रचार किया जाएगा। सभी निकायों में कार्यकर्ता सम्मेलन करेगी बीजेपी और इन चुनावों में भी किसी भी तरह की कोई कोर कसर ना रह जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। और अगली खबर धमतरी से, जहां धमतरी में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन ही निरस्त कर दिया गया। बीजेपी ने निगम में काम करते हुए नामांकन करने के आरोप लगाए थे, आपत्ति जताई थी। इस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने दोनों पक्षों को सुना और फिर नामांकन रद्द कर दिया गया।
और अब इधर चर्चा भी है कि तिलक सोनकर धमतरी से कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी हो सकते हैं और तिलक सोनकर को पार्टी बी फॉर्म दे सकती है। नामांकन में केवल तिलक सोनकर ने ही कांग्रेस पार्टी का नाम लिखा है। कांग्रेस से बी फॉर्म मिलने पर वे आधिकारिक रूप से कांग्रेस के प्रत्याशी बन जाएंगे। दरअसल विजय गोलछा जो ठेकेदार रह चुके हैं, निगम के साथ काम कर चुके हैं, ये एक लूप था। प्रत्याशी होने के लिए ये कमजोर कड़ी थी और इसी नियम के तहत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने इस पर ऐतराज जताया था। आज जो कांग्रेस प्रत्याशी का जो नामांकन हुआ था उसमें जो कंडीशन रहती है चुनाव लड़ने की, तो उनका आवेदन जो हुआ था वो नियमों के विरुद्ध में था। तो उस संदर्भ में जो है शिकायत और अपील की गई, जिसकी विस्तृत सुनवाई जो है रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा की गई और रिटर्निंग ऑफिसर ने जो आदेश पूरा अवलोकन करने के बाद कांग्रेस के पक्ष को और भारतीय जनता पार्टी के दोनों पक्ष को सुनवाई करते हुए यह पाया कि आवेदन जो किए थे वो त्रुटिपूर्वक था। उसमें वो अभी व्यापार कर रहे हैं नगर निगम में और उन्होंने जो नियम है उसके विरुद्ध में काम किया, इसलिए उनका जो है नॉमिनेशन। क्या पक्ष रखा और क्या निर्णय है? पक्ष तो रखा गया था कि एग्रीमेंट में कोई डेट और समय नहीं लिखा है, लेकिन निगम से जो उन्होंने प्रतिवेदन मंगाया था उसमें कहा कि 2 वर्ष का क्या बोलते हैं वो है, तो उसको मानते हुए ना मतलब उनकी आपत्ति को स्वीकार की गई है और इनका नामांकन रद्द किया गया है। आगे तब ऐसा चुनाव प्रक्रिया जो चल रही है उसमें तो वर्तमान में कोई स्टे मतलब मिलना नहीं है। अब इसके आगे जो भी होगा वो अलग है। और नामांकन रद्द होने पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर निशाना साधा। और दीपक बैज ने कहा कि धमतरी में लोकतंत्र की हत्या हुई है, हमारे धमतरी प्रत्याशी का नामांकन रद्द किया गया है। बैज ने यह भी कहा कि धमतरी कलेक्टर और कई अधिकारी बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। आज ही के दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई थी और आज ही के दिन छत्तीसगढ़ प्रदेश में फिर से लोकतंत्र की हत्या हुई है। धमतरी कलेक्टर के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल सार्वजनिक किया जाना चाहिए। ताकि स्पष्ट हो जाए कि धमतरी कलेक्टर के पास फोन गया कि नहीं गया, सरकार से दबाव आया कि नहीं आया कि विजय गोलछा जी का नामांकन को रद्द करना है। मनेंद्रगढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस जिला महिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस महिला जिला उपाध्यक्ष ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष राखी सिंह और उपाध्यक्ष ममता सोनी, इन दोनों ने पार्टी छोड़ दी और पार्टी पर यानी कांग्रेस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर वही रटा-रटाया बयान कि इलेक्शन के समय अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा होते न देख लोग आते जाते हैं इधर उधर। और हालांकि यहाँ दोनों महिला उपाध्यक्ष और अध्यक्ष की तरफ से जो दावे किए गए हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, वो कुछ अलग है। कुछ ऐसी बातें हैं जो जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं, धरना प्रदर्शन है, जेल भरो आंदोलन और रोड चक्का जाम का कार्यक्रम होता है, तो सब जगह हम उपस्थित होते हैं और जब हमको टिकट का नंबर आता है तो हमको काट दिया जाता है। मेरा जिला कांग्रेस कमेटी की जो बैठक हुई थी उसमें मेरा नाम सिंगल गया था। सिंगल जाने के बावजूद मेरा लिस्ट में नाम आया। लिस्ट में नाम आने के बाद मेरा पंपलेट छप गया। सब कुछ होने के बाद में बी फॉर्म में गौरी केरकेट्टा का नाम भरा गया, जिससे मैं बहुत दुखद हूँ। और मैंने अपने 15 साल कांग्रेस को दिए हैं। हर एक धरना प्रदर्शन, हर एक पुतला दहन, हर कार्यक्रम में मैं उपस्थित रही हूँ। और महाकुंभ का अगला अमृत स्नान बसंत पंचमी यानी 3 फरवरी को होना है। महाकुंभ के आखिरी अमृत स्नान के लिए प्रशासन ने नया एक्शन प्लान तैयार कर लिया है और इसे लेकर गुरुवार को मेला प्रबंधन की एक बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में मेलाधिकारी और डीआईजी महाकुंभ मौजूद रहे।
इस बैठक में सरकार की तरफ से भेजे गए अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सभी घाटों पर एंट्री एग्जिट पॉइंट पर चर्चा हुई है। अब तक जो मार्ग आने और जाने दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा था, अब उसमें कुछ बदलाव किया गया है और एक तरफ से या तो आप एंट्री कर सकेंगे या फिर आप एग्जिट कर सकेंगे। वो कहां से एंट्री होगी, एग्जिट होगी, ये अभी फिलहाल चर्चा चल रही है और बहुत जल्दी से प्रभावी किया जाएगा। और भारत के ही नहीं बल्कि विदेश के भी श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। रूस के मॉस्को से 30 श्रद्धालुओं का ग्रुप महाकुंभ पहुंचा और शासन प्रशासन की ओर से की गई महाकुंभ की व्यवस्थाओं को देखकर जो रशियन श्रद्धालु यहां आए थे वे बेहद प्रभावित हुए। विदेशी श्रद्धालुओं का भी एक समूह यहां पहुंचा हुआ है। मॉस्को से आए इन विदेशियों ने जहां एक और आस्था की डुबकी लगाई, तो आप देख सकते हैं जहां तक कैमरे की नजर जा रही है ये सब मॉस्को के हैं और आप इनके मैक्सिमम पूरा डेलीगेशन जो आया है, इनका टीम ये स्पेशली यहां इस महाकुंभ के लिए आया है और हम इनसे बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैम, वेयर एग्जैक्टली यू पीपल आर फ्रॉम? एंड I am from Moscow. My name is Yulia, and we're here for Kumbh Mela. We're enjoying this time very much, and we had swam yesterday. All of us swam in these fantastic rivers. We appreciate everything we see here. It's a fantastic feeling. What is your first impression and expression? What is your first view? What do you want to sketch out? It's amazing. It's amazing, and thanks God that we are here with all group. And again, thanks for everything. You want to say something? Yes. Say something. Say something. Are you happy or not? We are very, very, very happy and thankful for India, for Mahadev. Har Har Mahadev, can you speak up? Yes. Har Har Mahadev. Hands up, hands up. Har Har Mahadev. हर हर महादेव। आप देख सकते हैं कि ये मॉस्को के लोग हैं, क्योंकि इंग्लिश भाषा कुछ को आती, कुछ को नहीं आती, मगर इनका ये कहना है कि व्यवस्थाओं से संतोष दिखे और कहीं ना कहीं यहाँ आने के बाद, इस पावन धरती पर आने के बाद इन्हें अच्छा महसूस हुआ और इन्होंने जहां एक और कल आस्था की डुबकी लगाई, एक बार फिर से ये डुबकी लगाने के लिए यहाँ मौजूद है। सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कुंभ प्रयागराज। और महामंडलेश्वर बनने के 7 दिन बाद ममता कुलकर्णी महाकुंभ से रवाना हो गई हैं। किन्नर अखाड़े में 24 जनवरी को ममता कुलकर्णी महाकुंभ में महामंडलेश्वर बनी। और आपको बता दें कि बॉलीवुड से महाकुंभ में और महाकुंभ से महामंडलेश्वर तक का जो ये सफर है उसको लेकर कुछ एक किन्नर अखाड़ा के लोगों ने एतराज भी जताया था, लेकिन एक बार फिर अब वो कुंभ से रवाना हो चुकी हैं। क्या वो अब एक सन्यासी का जीवन जिएंगी, क्या महामंडलेश्वर का जीवन जिएंगे, देखना होगा। इस महाकुंभ में विदेशी श्रद्धालुओं का भी एक समूह यहां पहुंचा हुआ है। मॉस्को से आए इन विदेशियों ने जहां एक और आस्था की डुबकी लगाई, तो आप देख सकते हैं जहां तक कैमरे की नजर जा रही है ये सब मॉस्को के हैं और 7 की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।